ग्रेव्स डिज़ीज़। ग्रेव्स डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है हाइपरथायरॉयडिज़म का, ठीक है। तो ग्रेव्स डिज़ीज़ इससे पहले हम लोगों ने हाशिमोटो पढ़ा था, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ थी हाइपोथायरॉयडिज़म की, बिकॉज़ उसके अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो उन थायरोग्लोबुलिन और थायरॉइड के एंजाइम्स के अगेंस्ट बनती हैं, जो सिंथेसिस के दौरान एंजाइम्स होते हैं। बट इन ग्रेव्स डिज़ीज़ ये भी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती हैं, ठीक है। तो अगर 20 to 40 ईयर्स के अंदर हाइपरथायरॉयडिज़म हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज इज़ ग्रेव्स डिज़ीज़। मोस्ट कॉमन आपको पता होने चाहिए कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज़म की कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो हमारे पास ग्रेव्स डिज़ीज़ है इसके 3 हमारे पास फ़ीचर्स होते हैं। एक तो हाइपरथायरॉयडिज़म होता है और ग्लैंड की डिफ्यूज़ एनलार्जमेंट होती है, ठीक है। सेकंड, आइज़ इन्वॉल्व होती हैं और स्किन इन्वॉल्व होती है। आइज़ की वजह से एक्सॉफ्थेल्मोस होता है और डर्मोपैथी की वजह से प्रीटिबियल मेक्सिडीमा होता है, ठीक है। ये एक एडीमा ही है। ये डर्मोपैथी मीन्स ग्रेव्स डिज़ीज़ के अंदर ये प्रीटिबियल मेक्सिडीमा भी होता है। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ और इसकी एज मैंने आपको बता दी। इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो मेन इसके अंदर जो TSH रिसेप्टर्स हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास एक पेरिफेरल सेल है, ठीक है। सपोज़ कार्डियक सेल की हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, TSH रिसेप्टर, ठीक है। जब भी इस रिसेप्टर के साथ आके हार्मोन बाइंड करता है तो मींस के थायराइड हार्मोन मोस्ट स्पेसिफिकली T3 के साथ इसकी एफिनिटी 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। जब भी ये वाला हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है ये आगे रैस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। रैस आगे 2 सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, एक BRAF वाला सिग्नलिंग पाथवे होता है और दूसरा PI3K वाला पाथवे होता है। इन दोनों को एक्टिवेट करके आगे अल्टीमेटली ऐसी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि न्यूक्लियस की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एनहांस करती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता है प्रोटीन्स बनती हैं और वो प्रोटीन्स आगे सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करेंगी और मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेंगी। तो यहाँ पे बेसिकली इस रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 2 तरह से एक्ट कर सकती हैं। या तो वो इस रिसेप्टर के एक्शन को डिक्रीज़ कर दें या इस रिसेप्टर के एक्शन को इंक्रीज़ कर दें। तो बेसिकली दीज ऑटो एंटीबॉडीज़ दे मिमिक द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन और ये इस रिसेप्टर की एक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर हमारे पास हार्मोन्स ये एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी हाई। इसके अलावा हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है। जब हार्मोन्स ज़्यादा होंगे बहुत ज़्यादा इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको पता है कि स्टिमुलेटिंग सिग्नल जो पिट्यूटरी से आता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन एक चीज़ जो आ सकती है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ऑफ्थेल्मोपैथी क्यों होती है, मींस कि आइज़ के पीछे आइज़ की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर क्यों होती है और एक्सॉफ्थेल्मोस हम कहते हैं कि प्रोप्टोसिस हो जाना, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये एक आई है, ठीक है। इस तरह से आगे कॉर्निया, ठीक है। ये एक आई है, आई का जो ये एरिया है इसको हम रीट्रोबल्बर एरिया कहते हैं, ठीक है। इस एरिया के अंदर जो है ना वो यहाँ पे डिफरेंट फाइब्रोब्लास्ट वगैरह नॉर्मली पड़े होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास आई बॉल के पीछे वाला जो एरिया है दिस इज़ रीट्रोबल्बर एरिया। एक्सोफ्थेल्मोस की जो मेन कॉज है वो क्या है, इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। कहाँ पे इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, रीट्रोबल्बर एरिया के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्यों ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उनके अंदर
TSH रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं वो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं विच आर प्रेजेंट इन फाइब्रोब्लास्ट। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे फॉरेन बॉडी आए सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे ही इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आते हैं, तो इसीलिए रेट्रोबल्बर एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गैग्स भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ सकते हैं और एडीमा भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, 4 कॉजेज़, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ये पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो रेट्रो ऑर्बिटल जो रेट्रोबल्बर स्पेस है, ये रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा एडीमा और इन्फ्लेमेशन, गैग्स एक्यूमुलेट होते हैं और एडिपोसाइट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 कॉजेज़ इनकी पता होने चाहिए कि एक्सोफ्थेल्मोस क्यों होता है। अब ग्रॉस में ग्लैंड एनलार्ज्ड होता है, ठीक है। ग्लैंड एनलार्ज्ड होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लैंड एनलार्ज्ड क्यों होता है, बिकॉज उसके हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंडली, जब बहुत ज़्यादा ग्लैंड एनलार्ज्ड होता है और वो उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इस तरह से ग्लैंड्स के पेपिलास बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपिलास से बनते हैं, प्रोट्रूजन्स ही होती हैं, इनके अंदर कोई कोर नहीं होता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको डिफ्रेंशिएटिंग पता होना चाहिए कि जो पेपिलास बनते हैं उन पेपिलास में कोर नहीं होता, मींस कि उसके कोर के अंदर कोई वेसल्स, ब्लड वेसल्स या फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते। सेकेंडली, इसमें ग्लैंड एनलार्ज्ड है और डिफ्यूज़ एनलार्जमेंट है, तो जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो देयर इज़ अ डिफ्यूज़ अपटेक ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका टेस्ट है चेक करने के लिए। तो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर डिफ्यूज़ अपटेक ऑफ आयोडीन होती है, ठीक है। ऑफ्थेल्मोपैथी की कॉजेज़ मैंने आपको पहले ही बता दिए। देन साइन सिम्टम्स भी बिल्कुल वही हैं। थायराइड एनलार्जमेंट की वजह से आपको पता है जब ग्लैंड एनलार्ज होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमें एक ऑडिबल ब्रूई सुनाई देती है, ठीक है। इसके अलावा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो भी हमें नज़र आएंगे। स्टेरिंग गेज, लेड लैग, हार्ट के ऊपर जो भी इसकी एक्टिविटी होती है। ऑफ्थेल्मोपैथी की वजह से एक्सोफ्थेल्मोस होगा। डर्मोपैथी की वजह से प्रीटिबियल मेक्सिडीमा होगा। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसकी वजह से अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के चांसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसीलिए हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जबकि TSH का लेवल इसके अंदर कम होता है। और आयोडीन स्कैनिंग के मैंने आपको पहले बताया कि देयर इज़ अ डिफ्यूज़ अपटेक ऑफ आयोडीन। ट्रीटमेंट इसका हम बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू करते हैं। इसके अलावा थायनामाइड्स के थ्रू, रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू, और इसके अलावा ये रेडियो आयोडीन एब्लेशन भी करते हैं और थायरॉइडेक्टमी भी करते हैं। अगर आप इन नोट्स में देखो, सॉरी ये नोट्स थोड़े से ख़राब हो गए, लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ सबसे कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म की, ठीक है। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट TSH रिसेप्टर्स और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ज़्यादातर 20s to 40s में ये ग्रेव्स डिजीज़ होती है और इसके क्लिनिकल फीचर के हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से डिफ्यूज़ गॉइटर होता है। एक्सोफ्थेल्मोस की कॉजेज़ आपको पता होनी चाहिए कि फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये वर्ड है बिहाइंड द ऑर्बिट, जो फाइब्रोब्लास्ट ऑर्बिट के पीछे पड़े होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा TSH रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, तो उतने ही ज़्यादा वो हार्मोन्स के साथ बाइंड करके बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे एक्टिवेशन करवाएंगे, तो उसकी वजह से भी एक्सोफ्थेल्मोस होती है। इसके अलावा गैग्स एक्यूमुलेट होते हैं। रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस के अंदर सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, एडीमा और एडिपोसाइट्स एक्यूमुलेट होते हैं। ये ज़्यादातर सारे की सारी चीज़ें जो है ना वो रेट्रो ऑर्बिटल एरिया के अंदर यहाँ पे हो रही होती हैं, ठीक है। एडीमा भी होता है, इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे स्वेलिंग, एडिपोसाइट्स और इन सारी चीज़ों की वजह से आई बॉल जो है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है, तो इसको हम लोग प्रोप्टोसिस कहते हैं। और अगर प्रोप्टोसिस थायराइड की वजह से हो तो उसको हम एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं। नेक्स्ट, डर्मोपैथी में हमारे पास प्रीटिबियल मेक्सिडीमा होता है। मेक्सिडीमा की कॉज मैंने आपको पहले भी बताई, गैग्स की एक्यूमुलेशन होती है। अब लैब्स इसमें T3 का लेवल हाई होता है, ठीक है, मींस के हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, स्टिमुलेटिंग सिग्नल कम होता है।
हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया होता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और आयोडीन अपटेक में मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर इज़ अ डिफ्यूज़ अपटेक ऑफ आयोडीन। ट्रीटमेंट हम इसका बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू करते हैं, थायनामाइड्स के थ्रू, रेडियो एक्टिव एब्लेशन के थ्रू और थायरोइडेक्टमी के थ्रू। अब इसके कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि एक तो इसके अंदर हमें ऑडिबल ब्रूइज सुनाई देती है, ठीक है। देन सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से स्टेरिंग गेज के वो बिल्कुल देखता घूरता ही रहता है पर्सन, एक्सोफ्थेल्मोस होता है और प्रीटिबियल मिक्सेडीमा होता है, ठीक है।